2020 में इन द मॉर्निंग ऑफ 6 जुलाई चाइना के हांगजो सिटी में एक फादर अपनी डॉटर के साथ पुलिस स्टेशन आते हैं। दोनों बहुत ही टेंस्ड और चिंता में देखे जा सकते थे। वो आदमी पुलिस स्टेशन में अपनी वाइफ की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवाता है। उस आदमी का नाम था जू वोली और उनकी वाइफ का नाम था लाई हुई। पुलिस स्टेशन में आके जब वो अपनी वाइफ की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवा रहे थे, वो एक एक चीज उनको बताते हैं कि कैसे 2 दिन से उनकी वाइफ गायब है। उनकी वाइफ का कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ चली गई। उन्होंने इंतजार करके देख लिया लेकिन वो घर भी नहीं लौटी। उनकी वाइफ 5 जुलाई की मॉर्निंग से ही गायब थी और ऐसा वो कभी भी नहीं करती थी। वो बताते हैं कि इसके एक दिन पहले यानी कि 4 जुलाई को वो सबने मिलकर अपनी बेटी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। लेकिन अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उनकी वाइफ घर से गायब थी। वो एज अ क्लीनर काम करती थी और जू डिलीवरी ड्राइवर की जॉब करता था। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हुए वो ये भी बताते हैं कि भले ही उनका और उनकी वाइफ के बीच काफी ज्यादा झगड़े होते थे, लेकिन कभी भी उनकी वाइफ ऐसा नहीं करती थी कि वो बिना बताए घर से चली जाए या फिर बिना कोई इन्फो के वो अचानक से गायब हो जाए। उन्होंने हर जगह पूछा, हर जगह वो तलाशते हैं कि कहीं तो लाइक का पता चले, लेकिन वो बिल्कुल गायब हो चुकी थी। ना ही कोई नोट छोड़ा और ना ही कोई फोन कॉल। लाई के अचानक ऐसे गायब हो जाने से उनकी डॉटर और उनका हस्बैंड जू दोनों बहुत ज्यादा टेंस थे और परेशान थे। इस मिसिंग रिपोर्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस की जाती है और लाई के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाती है। वो उस अपार्टमेंट के सारे नियर बाय एरिया में काफी सारे लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन लाई का कहीं पता नहीं चलता। सारी सीसीटीवी फुटेजेस रखी जाती है। करीबन 6000 आवर्स की सीसीटीवी फुटेजेस निकल के आई थी, जिन्हें 100 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स ने बैठ के देखा था, लेकिन उसके अंदर भी लाई का कुछ पता नहीं चला था। 379 लोगों से इंटेरोगेशन की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी लाई का कुछ पता नहीं चल पाता। वो उस अपार्टमेंट का एक एक एरिया छान मारते हैं, एक एक सीसीटीवी फुटेज छान मारते हैं, सब लोगों से पूछताछ करते हैं जो भी लाई को जानते थे, पर उसके बावजूद भी कुछ पता नहीं लग पाता है। ऐसा माना जाता है कि शायद लाई भाग गई है, या तो ये किडनैपिंग का केस है, और किडनैपिंग का केस नहीं है तो मे बी ये मर्डर केस है। लेकिन फिर भी उसकी बॉडी तो मिलती, लेकिन लाई बिल्कुल ही ऐसे मिसिंग हो चुकी थी, लाइक शी नेवर एग्जिस्टेड। इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू रहती है। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुछ भी सबूत नहीं मिल पा रहा था। अगर हम लाई के हस्बैंड जू की बैक स्टोरी में जाए तो हमें पता चलता है कि जू अपनी वाइफ को 1988 से जानता था, लेकिन 3 साल बाद ही उसे डाइवोर्स देना पड़ा और आर्मी में वो शिफ्ट हो गया था। उसके डिस्चार्ज के बाद वो लाई के साथ 2008 में दोबारा से शादी करता है और उनकी एक बेटी होती है। वह लाई की पहले से एक और बेटी थी जो कि उनके एक्स हस्बैंड के साथ थी। जू अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसके अचानक ऐसे गायब हो जाने से वो बहुत ज्यादा कंसर्न रहने लगा था। उसके चेहरे पर हमेशा टेंशन रहती थी और वो हमेशा डर में रहता था कि आखिर लाई गई तो गई कहाँ। जैसा एक कंसर्न हस्बैंड होना चाहिए, सेम जू भी वैसा ही था अपनी बीवी को लेके। वो हर जगह जाकर लाई की मिसिंग पोस्टर्स लिखवाता है और एक प्राइज भी रखता है उनको लाई की इंफॉर्मेशन बताने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी लाई का कुछ पता नहीं लग पा रहा था। यहाँ तक कि जू जो था वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन सब की भी हेल्प लेने लगा था, मीडिया की हेल्प लेने लगा था अपनी बीवी को ढूंढवाने के लिए। जू बहुत ज्यादा चिंता में रहता था। वो कहता था कि अब मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा, कब मेरी बीवी वापस आएगी। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। करीबन 18 दिन बीत जाते हैं, लेकिन लाई अभी भी मिसिंग थी और इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चली रही थी। इन द एंड सब सारी होप्स जा चुकी थी, क्योंकि अगर अब तक कुछ नहीं मिला तो अब क्या ही मिल जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में लास्ट क्लिप जो हमें लाई की देखी जा सकती थी, उसमें वो अपनी बेटी के साथ थी 4 जुलाई को, जिस दिन उनकी बेटी का बर्थडे था। वो वीडियो 4 जुलाई की शाम 5:04 की थी और इसके बाद से लाई को कभी दोबारा नहीं देखा गया, कहीं पर भी नहीं। बस एक सुबह जब वो उठे, लाई हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशंस को और भी ज्यादा डीप तरीके से किया जाने लगा, तभी उन्हें वहां उस अपार्टमेंट के नीचे का सेप्टिक टैंक दिखता है और वो लोग हर कोना छान चुके थे। बचा था तो सिर्फ सेप्टिक टैंक। वेल ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टिगेशन में सेप्टिक टैंक कौन ही चेक करेगा कि अगर वो भागी हुई होगी तो कोई सेप्टिक टैंक में कैसे छुप के बैठ सकता है। क्योंकि मोस्टली जो उस टाइम पे असम्पशंस बनाई जा रही थी वो ये बनाई जा रही थी कि शायद अपने और अपने हस्बैंड के बीच चलते डिस्प्यूट के कारण वो भाग गई होगी।
और स्टिल वो लोग सेप्टिक टैंक को चेक करते हैं और करीबन 25 घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने उस सेप्टिक टैंक को करीबन 25 घंटे छानबीन की। उसके अंदर सेप्टिक टैंक एक ऐसा एरिया है जहाँ पे उस पूरी बिल्डिंग और अपार्टमेंट का सारा वेस्ट आके मिल जाता है, एक टाइप से हम उसे गटर कह सकते हैं। तब उन्हें वहाँ कुछ ऐसा मिलता है जो कि वेस्ट जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। करीबन 38 लॉरीज भरी जाती है उस वेस्ट की। अब वो वेस्ट जो था वो भेज दिया गया था टेस्टिंग के लिए। यहाँ तक सब कुछ ठीक था अंटिल 23 जुलाई नहीं आ जाता। 23 जुलाई को 1 बजे जू को बुलाया जाता है इंटेरोगेशन के लिए। बहुत लंबी इंटेरोगेशन चलती है, उससे खूब पूछताछ की जाती है। करीबन 9 घंटे की लंबी इंटेरोगेशन के बाद जू उन्हें एक ऐसा सच बताता है जिसने सबको शॉक कर दिया था। उस 9 घंटे की इंटेरोगेशन के बाद जू अपना सच कबूल लेता है कि आखिर उसने कैसे इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया है और एकदम नॉर्मली एक्ट भी किया है जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं एंड ही इज द मोस्ट इनोसेंट पर्सन। कैसे उसने सबको पागल बनाया और इतने दिनों तक अपनी ही वाइफ का मर्डर करके वो खुला घूम रहा था बिना कोई शक के घेरे में आए हुए। जू शुरू से बताता है कि कैसे उसने ये मर्डर किया और कैसे उसने अपनी बीवी की लाश को छुपाया। जू बताता है कि वो अपनी बीवी को मारने की प्लानिंग नहीं कर रहा था, बल्कि ये सब एकदम से सडन हुआ उसके साथ। उसका ऐसा कोई पहले से प्लान नहीं था। लेकिन जितने भी हम सबूत को देखे जाते हैं और उनको एनालाइज करते हैं उसके हिसाब से ये सब कुछ प्री प्लान था, क्योंकि कोई भी इतनी सफाई से किसी क्राइम को बिना सोचे नहीं कर सकता है। जू बताता है कि 4 जुलाई की रात को जब वो लोग अपनी बेटी का बर्थडे मना चुके थे, वो अपनी वाइफ के मिल्क में पिल्स मिला देता है। जैसे ही वो बेहोश होती है, जू को ये परफेक्ट मोमेंट लगता है और वो पिलो से उसको सफोकेट कर देता है। उसके बाद वो उसकी लाश को घसीट कर बाथरूम में लेकर आता है और वहाँ उसे बचर नाइफ से उसकी बॉडी को पीसेस में करता है। अब इस पूरे प्रोसेस में बचर नाइफ के अलावा उसने मीट ग्राइंडर का भी यूज किया था। एंड यू नो व्हाई? उसने उसके कुछ फ्लैश को पॉलिथीन बैग में भर के डस्टबिन में फेंक दिया था और जो कुछ फ्लैश था उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने सारे फ्लैश को टॉयलेट में ही फ्लश कर दिया और ऐसे करके वो जो फ्लश था वो सेप्टिक टैंक तक पहुंचा था। उसने ये मर्डर बहुत ही ज्यादा क्रूएलिटी के साथ किया था। उसके ये मारने का तरीका इतना ज्यादा इवल और ग्रूसम था कि इसे बता पाना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए आई एम लीविंग दिस ऑन योर इमेजिनेशन। जब जू से पूछा जाता है कि ये सब करने का रीजन क्या था, तो वो सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। वो बताता है कि काफी टाइम से उनकी फैमिली के बीच फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी। उन दोनों के बीच काफी ज्यादा इन चीजों को लेकर लड़ाइयाँ होती थी और काफी ज्यादा जू डिप्रेशन में जाता जा रहा था इन सब चीजों को लेके। जू को काफी ज्यादा थिंकिंग होती थी। एक बार उसने 28 फ्लोर से कूदने का भी ट्राई किया था, लेकिन वो हाइट देखकर पीछे हो गया था। इस रोज रोज की लड़ाई और झगड़ों को वो नहीं झेल पा रहा था और इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी बीवी को ही मार देगा और ये सब खत्म हो जाएगा। इस केस की क्रूएलिटी ने पूरे नेशन को शॉक कर दिया था कि आखिर कोई इंसान ऐसा एक्ट कैसे कर सकता है। ये सोचने में इतना खौफनाक है तो इसे करना तो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। इस केस की डिटेल्स में अगर हम लोग जाए तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगा और इतना ज़्यादा गोर कि उसे कह पाना भी मुश्किल है। इन सब चीज़ों की कन्फेशन के बाद उसे कस्टडी में ले लिया जाता है और उसके ऊपर काफ़ी सारे केसेस चलते हैं। फाइनली 2023 में उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया था। इनके रिलेटिव जू के खिलाफ सिविल सूट में भी केस फाइल करवाते हैं जिससे उन्हें कंपेंसेशन मिले उनकी बेटी के लिए। उनकी 12 साल की बेटी थी और एक स्टेप डॉटर भी थी। वो लोग कंपेंसेशन की डिमांड करते हैं ऑफ अराउंड 2.71 मिलियन युआन। सबसे ज्यादा शॉकिंग इस केस में ये था कि कैसे जू ने इतना बड़ा ढोंग रचाया, सबको इतना ज्यादा बेवकूफ बनाया एक कंसर्न्ड हस्बैंड की तरह एक्ट करके। लाइक अगर तुम उसके इंटरव्यूज देखोगे ना तो तुम्हें भी लगेगा कि एक ये तो ऐसा क्राइम नहीं कर सकता है। लाइक ऑब्वियसली ही लव्स हिज वाइफ सो मच। और तो और जब जू को बताया गया था कि आपकी वाइफ का डीएनए उस सेप्टिक टैंक से मिले फ्लैश से मैच हुआ है, वो इतना ज्यादा शॉक हो गया था कि हाउ कैन दिस हैपन, और वो मानने को तैयार ही नहीं था कि ये उसकी वाइफ है। वो इतना ज़्यादा चिंता और इतना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन लग रहा था कि आप उसे देख के नहीं बता सकते कि इसी ने ये मर्डर किया होगा।
जैसे लोग प्रॉब्लम में समझ रहे थे, पेन में समझ रहे थे, वही इन सब चीजों का रीजन निकला। जितने भी लोगों ने जू को इतना सपोर्ट किया था उस टाइम पे, वो सब एक दफा को शॉक रह गए थे कि आखिर हाउ कैन ही